नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन से संबंधित रहने वाला है। मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन को मैंने आपको मैप के द्वारा समझाने की कोशिश की है, पर उससे पहले हमें कुछ बातें जानने की जरूरत है। अगर आपको मध्य प्रदेश का ओवरऑल नॉलेज लेना है या मध्य प्रदेश की सारी जलवायु, मध्य प्रदेश के सारे जंगल या मध्य प्रदेश की सारी व्यवस्था समझनी है तो आपको मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन में सर्वप्रथम हम यहां पर मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन करते हैं। मध्य प्रदेश का हम भौतिक विभाजन करते हैं। सर, मध्य प्रदेश को भौतिक रूप में कितने भागों में बांट सकते हैं? मध्य प्रदेश को भौतिक रूप में हम 3 भागों में बांटते हैं। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश को भौतिक रूप में हम सिर्फ 3 भागों में बांटते हैं। सर, कौन कौन से 3 भाग हैं? मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा श्रेणी, पूर्वी या बघेलखंड प्रधान। मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा श्रेणी, पूर्वी या बघेलखंड प्रधान। सर, मध्य उच्च प्रदेश कौन सा है? तो हमारा नर्मदा सोन घाटी से शुरू होकर मालवा, मध्य भारत, बुंदेलखंड तथा रीवा पन्ना पठार, ये जो सारा क्षेत्र है ये मध्य उच्च प्रदेश में आता है। ये मध्य उच्च प्रदेश में आता है। दूसरा है हमारा सतपुड़ा श्रेणी, ये हमारा जो सतपुड़ा वाला एरिया है ये सतपुड़ा श्रेणी में आता है। और तीसरा हमारा बघेलखंड पठार, ये छोटा सा जो एरिया है ये बघेलखंड पठार में आता है। ये हमारे 3 भौतिक विभाजन है। याद रखिएगा, भौतिक रूप में हमने मध्य प्रदेश में 3 विभाजन करे हैं: मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा श्रेणी तथा बघेलखंड पठार। इस मध्य उच्च प्रदेश में भी हमने 5 भागों में बांटा। याद रखिएगा, मध्य उच्च प्रदेश को हमने 5 भागों में विभाजित किया है। सर, कौन कौन से 5 भाग होते हैं? पहला है ये मालवा, दूसरा है मध्य भारत, दूसरा है हमारा मध्य भारत, ठीक है। तीसरा है हमारा बुंदेलखंड, चौथा है हमारा रीवा पन्ना, और 5वां है हमारा मालवा, मध्य भारत, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना, और 5वां है हमारा नर्मदा सोन घाटी। याद रखिएगा, मध्य उच्च प्रदेश को हमने 5 भागों में बांटा है: मालवा, मध्य भारत, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना तथा नर्मदा सोन घाटी। यहां आप समझिए, ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, ये मालवा पठार आता है। ये हमारा जो क्षेत्र है मध्य भारत पठार आता है। ये हमारा जो क्षेत्र है बुंदेलखंड पठार आता है। ये हमारा जो क्षेत्र है रीवा पन्ना पठार आता है। और ये जो नर्मदा और सोन नदियों की घाटी है, नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, मध्य उच्च प्रदेश को हमने 5 भागों में बांटा है: मध्य भारत, मालवा पठार, बुंदेलखंड पठार, रीवा पन्ना पठार तथा नर्मदा सोन घाटी। और 2 पठार हमारे पास अलग से हैं, 2 क्षेत्र, पहला बघेलखंड पठार और सतपुड़ा। अब हमें ये जो सारे क्षेत्र हैं इनको अलग अलग तरीके से समझना पड़ेगा और सबको एक एक करके पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मालवा पठार। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण मालवा पठार को देखते हैं। सर, मालवा पठार में हमें सबसे पहला फैक्ट क्या याद रखना है? तो मालवा पठार में सबसे जो पहला फैक्ट है वो है मालवा पठार का क्षेत्रफल। क्वेश्चन पूछा जाए मालवा पठार कितना बड़ा है, तो याद रखेगा 88,222 स्क्वायर किलोमीटर। याद रखेगा 88,222 स्क्वायर किलोमीटर, 88,222 स्क्वायर किलोमीटर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र कौन सा है? तो मालवा पठार। याद रखेगा, मालवा पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र है। सर, ये 88,222 स्क्वायर किलोमीटर है, तो ये कितना क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का कवर करता है? तो ये मध्य प्रदेश का लगभग 28% क्षेत्रफल। याद रखेगा, मध्य प्रदेश का 28% क्षेत्रफल मालवा पठार कवर करता है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। सर, चोटी, कौन सी चोटी सबसे ऊंची है? तो याद रखिएगा, मालवा पठार की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है सिगार चोटी। मालवा पठार की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है सिगार चोटी। 881 मीटर इसकी हाइट है। याद रखिएगा, कितनी? 881 इसकी मीटर हाइट है। याद रखिएगा। दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है जानापाव, 854 मीटर इसकी ऊंचाई है। तीसरी जो सबसे ऊंची चोटी है वो धजारी, 810 मीटर इसकी ऊंचाई है। और चौथी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गोमनपुर, 510 मीटर इसकी ऊंचाई है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा सकता है मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखिएगा, सिगार चोटी, 881 मीटर इसकी ऊंचाई है। निर्माण, इसका निर्माण दक्कन व बेसाल्ट चट्टानों से हुआ, दक्कन ट्रेप तथा बेसाल्ट चट्टानों से। इसलिए मुख्यतः यहां पर काली मिट्टी पाई जाती है। याद रखिएगा, काली मिट्टी पाई जाती है यहां पर, मुख्यतः काली मिट्टी पाई जाती है। किस प्रकार के यहां पर वन पाए जाते हैं? किस प्रकार के यहां पर
वन पाए जाते हैं, तो यहाँ पर शुष्क पर्णपातीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। जो हमने वन वाला टॉपिक करा था उसमें हमने इस टॉपिक को अलग से समझा था। शुष्क पर्णपाती बबूल, पलाश, तेंदुपत्ता आदि यहाँ पर वृक्ष होते हैं जो शुष्क पर्णपाती में। वर्षा यहाँ पर 50 से 75 सेंटीमीटर के करीब वर्षा होती है। कितनी होती है? 50 से 75 सेंटीमीटर के करीब वर्षा होती है। फसल, यहाँ की जो महत्वपूर्ण फसल है वो है सोयाबीन, याद रखिएगा, सोयाबीन, और दूसरी कपास। इसके अलावा गेहूं, चना, बाकी सारी फसलें होती है, पर सबसे महत्वपूर्ण जो फसल है वो है सोयाबीन और दूसरी कपास। सोयाबीन का कटोरा भी बोलते हैं, याद रखिएगा। सोयाबीन सबसे महत्वपूर्ण फसल है मालवा की। मुख्य जिले कौन से हैं? इंदौर, उज्जैन, देवास, आगर मालवा, रतलाम, धार, झाबुआ, ये इसके मुख्य जिले हैं, याद रखिएगा। ये महत्वपूर्ण जितने भी फैक्ट हैं ये हमने यहां पर कवर करें। दूसरा हमारा जो पठार है वो है मध्य भारत पठार। ये जो आपको दिख रहा है ये दूसरा मध्य भारत का पठार है। सर मध्य भारत पठार में कितना क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का? तो याद रखिएगा मध्य भारत पठार में है 45,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल। कितना है? 45,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल। तो सर ये मध्य प्रदेश का कितना क्षेत्रफल कवर करता है? कि मध्य प्रदेश का 10.68%, मध्य प्रदेश का 10.68% क्षेत्रफल मध्य भारत पठार कवर करता है। मध्य प्रदेश का 10.68% क्षेत्रफल मध्य भारत पठार कवर करता है। टोटल एरिया है 45,000 स्क्वायर किलोमीटर। सर किस टाइप के वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पर शुष्क कटीले पर्णपाती वन पाए जाते हैं। किस टाइप के वन पाए जाते हैं? शुष्क कटीले पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जैसे खेर, बबूल, पलाश। सर वर्षा यहाँ भी कम होती है 50 से 75 सेंटीमीटर के करीब, याद रखिएगा। वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर करीब होती है। फसल याद रखिएगा एक बहुत महत्वपूर्ण है, सरसों की हांडी। सरसों की हांडी किस क्षेत्र को बोलते हैं? मध्य भारत पठार को, याद रखिएगा। सरसों की हांडी मध्य भारत पठार को बोला जाता है। सरसों यहाँ की महत्वपूर्ण फसल है, याद रखिएगा। सरसों यहाँ की महत्वपूर्ण फसल है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। कौन से जिले सर यहाँ पर मुख्यतः हैं? तो हमारे ये जो ऊपर वाले क्षेत्र के जिले हैं आप सबको पता होगा, मुरैना है, भिंड है, श्योपुर है। ये जो जिले हैं ये हमारे मध्य भारत पठार के जिले हैं, याद रखिएगा। अगला जो हमारा है वो है बुंदेलखंड पठार। अगला जो हमारा है वो है बुंदेलखंड पठार। पहला क्वेश्चन, सर बुंदेलखंड पठार का टोटल एरिया कितना है? तो यहाँ का टोटल एरिया है 23,737 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है सर? टोटल 23,737 स्क्वायर किलोमीटर। ये मध्य प्रदेश का कितना क्षेत्रफल कवर करता है? तो ये मध्य प्रदेश का 7.7% या 7.7% क्षेत्र कवर करता है। कितना एरिया? 23,737 स्क्वायर किलोमीटर। मध्य प्रदेश का कितना क्षेत्र कवर करता है? 7.7% क्षेत्र मध्य प्रदेश का कवर करता है। सबसे ऊंची चोटी, ये पूछा जा सकता है, सबसे ऊंची चोटी बुंदेलखंड की कौन सी है? तो याद रखिएगा सिद्ध बाबा। किस जिले में? दतिया में। सबसे ऊंची चोटी बुंदेलखंड की है सिद्ध बाबा। किस जिले में पड़ती है? दतिया जिले में पड़ती है। इसकी ऊंचाई कितनी? इसकी है 1172 मीटर। कितनी ऊंचाई है इसकी? 1172 मीटर, याद रखिएगा। पन्ना श्रेणी, बिजावर श्रेणी, चंदेरी पाठ यहां पर पढ़ते हैं, याद रखिएगा। पन्ना श्रेणी, बिजावर श्रेणी और चंदेरी पाठ जो क्षेत्र आता है वो बुंदेलखंड पठार में पड़ता है। वर्षा यहाँ पर 75 से 100 सेंटीमीटर के करीब होती है। 75 से 100 सेंटीमीटर के करीब यहाँ पर वर्षा होती है। किस टाइप के वन पाए जाते हैं? यहाँ पर तेंदुपत्ता, महुआ, बेल, नीम, खेर, इस टाइप के वन। वन वाला जो है हमने वन वाले टॉपिक में वन वाले सारे टॉपिक क्षेत्र पूरा कवर कर लिया था, इसलिए हम यहाँ पर वन को अलग से नहीं पढ़ेंगे। हम यहाँ पर मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन के रूप में पढ़ेंगे। अगला जो हमारा है वो है रीवा पन्ना का पठार। अगला जो है हमारा वो है रीवा पन्ना का पठार। सर रीवा पन्ना का पठार कितने स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र है? तो याद रखिएगा 31,954 स्क्वायर किलोमीटर। मध्य प्रदेश का 31,954 स्क्वायर किलोमीटर। आपको मैप के द्वारा भी दिखा देता हूं। ये है हमारा रीवा पन्ना, ये है हमारा बुंदेलखंड। याद रखिएगा ये बुंदेलखंड है, ये है रीवा पन्ना। रीवा पन्ना सर कितना स्क्वायर किलोमीटर है? तो 31,954 स्क्वायर किलोमीटर है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का टोटल कितना एरिया ये कवर करता है? तो मध्य प्रदेश का 10.37। मध्य प्रदेश का कितना? 10.37, 10.37% जो है ये कवर करता है। बीहड़, केवटी, बहुटी, पियावन जलप्रपात, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ के जलप्रपात, यहाँ के वाटरफॉल्स कौन से हैं? बीहड़, केवटी, बहुटी और पियावन। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण जलप्रपात है। खनिज भी हम खनिज अलग से पढ़ चुके हैं, पर आपको पता होगा यहाँ पर चूना पत्थर बड़ा प्रसिद्ध है।
खनिज में यहाँ पर चूना पत्थर बड़ा पाया जाता है। ठीक है, मिश्रित प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जो हम मिश्रित वाले टॉपिक में कर चुके हैं और वन वाले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर बांस, तेंदुपत्ता, शीशम, खेर आदि वन पाए जाते हैं। सर जिले कौन से होंगे? तो जिले यहाँ पर हैं मुख्यतः अपने रीवा, पन्ना, कटनी, उमरिया, सतना, दमोह, ये जिले हैं। रीवा, पन्ना, उमरिया, कटनी, सतना, दमोह, ये आदि जिले यहाँ पर पाए जाते हैं। सर बुंदेलखंड के जिले भी आप एक बार बता देते हैं। सर बुंदेलखंड के कौन कौन से जिले हैं? तो याद रखिएगा, दतिया से शुरू हो जाता है बुंदेलखंड। दतिया जो कि हमारे चंबल घाटी वाले क्षेत्र में आ जाता है, पर दतिया बुंदेलखंड का भाग है। याद रखिएगा, दतिया बुंदेलखंड का भाग है। दतिया हो गया, सागर हो गया, अशोकनगर हो गया, टीकमगढ़ हो गया, निवाड़ी हो गया, छतरपुर हो गया और पन्ना हो गया। ये बुंदेलखंड पठार का भाग है। याद रखिएगा, बुंदेलखंड पठार का भाग है। अगला जो आता है हमारा नर्मदा तथा सोनघाटी। नर्मदा तथा सोनघाटी सर कितना एरिया ये कवर करता है? तो याद रखिएगा, ये 86,000 स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है। नर्मदा सोनघाटी 86,000 स्क्वायर किलोमीटर, बहुत महत्वपूर्ण है। नर्मदा सोनघाटी 86,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा पठार है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का दूसरा पठार नहीं, मध्य प्रदेश की दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है नर्मदा सोनघाटी। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है नर्मदा तथा सोनघाटी। मध्य प्रदेश का टोटल 26% क्षेत्र ये कवर करता है। 86,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का टोटल 26% ये कवर करता है। सर मैं आपको जिले इसमें दिखा देता हूं। ये देखिए, ये आपको जो दिख रहा होगा, ये नर्मदा तथा सोनघाटी। इस साइड जो नर्मदा बहती है और उस साइड जो सोन नदी बहती है, इनके आसपास जो है इसको नर्मदा तथा सोनघाटी के रूप से बोला जाता है। याद रखिएगा, नर्मदा तथा सोनघाटी के रूप में इस क्षेत्र को जाना जाता है। वर्षा यहाँ पर 75 से 125 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ इस क्षेत्र को बोलते हैं। अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र को कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, तो नर्मदा घाटी क्षेत्र को मध्य प्रदेश में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़। मध्य प्रदेश का सबसे निचला स्थान कौन सा है? तो वो भी नर्मदा सोन घाटी ही है। याद रखिएगा, क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे निचला स्थान कौन सा है? तो नर्मदा तथा सोन घाटी है। यहाँ की नदियां हम अलग से कर चुके हैं। कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत आते हैं? तो याद रखिएगा, जबलपुर हो गया हमारा, होशंगाबाद हो गया, नरसिंहपुर हो गया। होशंगाबाद का वर्तमान नाम नर्मदापुरम हो गया। होशंगाबाद, नरसिंहपुर, हरदा, सीहोर, रायसेन, ये नर्मदा सोन घाटी के जिले हैं। याद रखिएगा, मुख्यतः नर्मदा सोन घाटी के ये जिले हैं। अगला जो हमारा पठार आता है वो आता है बघेलखंड पठार। याद रखिएगा, अगला जो हमारा आता है वो आता है बघेलखंड पठार। बघेलखंड पठार मध्य प्रदेश के कितने क्षेत्र पे है? ये 25,000 स्क्वायर किलोमीटर पे है। कितने क्षेत्र पे? ये 25,000 स्क्वायर किलोमीटर पे है। ठीक है, मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत भाग ये कवर करता है? तो मध्य प्रदेश का मात्र 7% भाग कवर करता है। बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश का मात्र 7% भाग ये कवर करता है। ये मध्य प्रदेश में सबसे छोटा पठारी क्षेत्र है। याद रखिएगा, अगर भौगोलिक विभाजन की बात करी जाए तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा भौगोलिक विभाजन बघेलखंड का पठारी है। मैप के द्वारा आप देखने की कोशिश करते हैं, ये जो क्षेत्र है बघेलखंड, ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठारी क्षेत्र है या सबसे छोटा भौगोलिक विभाजन के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, बघेलखंड सबसे छोटा है। वर्षा यहाँ पर बहुत होती है, 125 से 140 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा होती है। याद रखिएगा, वर्षा बहुत होती है। कौन से जिले इसके अंतर्गत आते हैं? सिंगरौली, सीधी, रीवा तथा शहडोल जिले। सिंगरौली, सीधी, रीवा तथा शहडोल जिले बघेलखंड पठार के अंतर्गत आते हैं। पूर्वी पठार के नाम से भी इसको जाना जाता है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है ये। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। अगला और आखिरी जो हमारा विभाजन है वो है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी विभाजन। कौन सा है? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी विभाजन। ठीक है, कौन सा है? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी मध्य प्रदेश का टोटल कितना एरिया कवर कर रहा है? तो याद रखिएगा, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी मध्य प्रदेश में 34,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर कर रहा है। 34,000 वर्ग किलोमीटर एरिया कवर कर रहा है। ये मध्य प्रदेश के 11% भाग पे है। कितने प्रतिशत भाग पे? मध्य प्रदेश के 11% भाग पे है। सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है, इसलिए मध्य प्रदेश का वाटर शेड किसे बोलते हैं? क्वेश्चन आया, मध्य प्रदेश का वाटर शेड किसे बोला जाता है? तो याद रखिएगा, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी को मध्य प्रदेश का वाटर शेड बोला जाता है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का वाटर शेड सतपुड़ा मैकाल श्रेणी को बोला जाता है। इस पठार को समझने के लिए जो हमने मध्य प्रदेश के पर्वतों वाला टॉपिक करा था, उसको भी आपको एक बार देखना पड़ेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का विभाजन जो हुआ 2000 में छत्तीसगढ़ के रूप में, तो कितने भौगोलिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के, कितने भौतिक क्षेत्र या भौगोलिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में चले गए? तो याद रखिएगा,
दो भौतिक क्षेत्र, मात्र दो भौतिक क्षेत्र छत्तीसगढ़ में गए। सर कौन कौन से थे वो दो? महानदी बेसिन तथा दंडकारण्य। महानदी बेसिन तथा दंडकारण्य जो क्षेत्र थे वो कहां चले गए थे? वो छत्तीसगढ़ राज्य में चले गए थे। बाकी सतपुड़ा, बघेलखंड, नर्मदा सोनघाटी, रीवा पन्ना, बुंदेलखंड, मालवा तथा मध्य भारत, ये मध्य प्रदेश में ही रहे थे। याद रखिएगा मध्य प्रदेश में कौन कौन से थे? मध्य भारत, मालवा, नर्मदा घाटी, सतपुड़ा, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना तथा बघेलखंड। और छत्तीसगढ़ में कितने भौगोलिक क्षेत्र चले गए थे? दो भौगोलिक क्षेत्र, महानदी बेसिन तथा दंडकारण्य क्षेत्र। दंडकारण्य क्षेत्र और महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ में चले गए थे। एक और क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, भौगोलिक विभाजन के हिसाब से मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश को भौगोलिक विभाजन के हिसाब से 7 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में। भौतिक विभाजन के रूप में 3 भागों में बांटा गया है। मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा श्रेणी, पूर्वी पठार। 3 भाग है, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा श्रेणी, पूर्वी पठार। तथा भौगोलिक विभाजन के रूप में 7 भाग हैं। मालवा, मध्य भारत, बुंदेलखंड, बघेलखंड, नर्मदा घाटी, सतपुड़ा तथा रीवा पन्ना पठार। याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। इस समझने के लिए मध्य प्रदेश के एक क्षेत्र को समझने के लिए ये टॉपिक काफी जरूरी है। मैप के द्वारा इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा और मैप के द्वारा इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।